नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गुजरात बनाम केरल विकास मॉडल की बहस एक बार फिर से ताज़ा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एक रैली को संबोधित करते हुए केरल के सामाजिक आर्थिक स्थिति का मुकाबला सोमालिया से ही कर दिया। सोमालिया में जाहिर हम जानते हैं पिछले बहुत सालों से कानून व्यवस्था के हालात पूरी दुनिया की जो बदतरीन जगह हैं उनमें से एक है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके मद्देनज़र भी काफ़ी निचले स्तर पर है सोमालिया। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा है कि ऐसा कहना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। पीएम मोदी ने बेरोजगारी से लेकर नवजात शिशुओं की मृत्यु तक का मुद्दा भी उठाया। हम आंकड़ों के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके इस बयान को आंकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है कि क्या वाकई इतने ख़राब हालात हैं केरल के, और साथ ही क्या अगर गुजरात मॉडल में इतनी कोई विशेष बात है तो देश के अन्य राज्यों में लागू करने में हर्ज ही क्या है, अगर राजनीति से अलग देखने की इसे कोशिश करें। मेरे साथ कई मेहमान हैं, अगले 30 मिनट के दौरान इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा, बीजेपी से मेरे साथ जल्द ही श्याम जाजू जुड़ जाएंगे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। तीसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार गणपति सुब्रमण्यम मेरे साथ, जो कि चीफ ऑफ ब्यूरो हैं पुदिया तलाई मुराई अखबार के, और साथ ही मेरे साथ जल्द ही कृष्ण कुमार जुड़ जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या ये कहना ठीक होगा? पहली बात तो आंकड़ों की तो मैं बात करूँगी ही, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ये बयान प्रधानमंत्री मोदी केरल में देते हैं तो वहाँ जनमानस पर इसका क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, सोमालिया के साथ कंपैरिजन हो तो आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन केरला इंडिया में सबसे अच्छे स्टेट में एक माना जाता है। लिटरेसी रेट हो, अदर सोशल इंडिकेटर्स हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एवरीथिंग, इट्स इन अ मच बेटर स्टेट देन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग गुजरात। जो प्रधानमंत्री बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात से भी बहुत बेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन केरला। तो ऐसे स्थिति में सोमालिया का कंपैरिजन एकदम शॉकिंग है, बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। दैट इज़ वाई यू आर सीइंग क्रिटिसिज्म नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल पीपल बट ऑल्सो फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑफ केरला। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन राज्य में चुनाव है, हम जानते हैं अब सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं फिलहाल। जब वोटिंग शुरू हो जाएगी, वोटिंग वहाँ पर होगी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जाहिर है चुनावी इसके पीछे रणनीति रही होगी बयान देने की, तो क्या इसका भी कोई फ़ायदा हुआ? क्या इस बयान का वहाँ जो चुनाव जो वोटर्स हैं उन पर क्या असर पड़ा होगा? भारतीय जनता बहुत कोशिश कर रहा है कि केरला में कुछ तो अपना सीन बना लें। अभी तक तो हालत आप जानते ही हैं कि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ लेफ्ट, बार बार इन लोगों के बीच में ही कंपटीशन रहता है। तो भारतीय जनता का कोशिश है कि कुछ तो हम केरला में सिद्ध करके इस बार दिखा दें। तो इसी कोशिश में प्रधानमंत्री भी और पार्टी का बाकी अन्य नेता भी बहुत एग्रेसिव कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक दो जगह तो कम से कम ये दिखा दें कि भारतीय जनता बहुत तगड़ा फोर्स है। इसलिए नया अलायंसेस की भी कोशिश कर रहे हैं, सोशल कॉम्बिनेशन का भी कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता जो है केरला को दूसरी लेवल पे ले जाने की लायक है, कर सकता है। तो पर यानी इसलिए ये बताया सपना जा जो रहा है है, पब्लिक मानेगा कि नहीं? नहीं, ये अलग बात है। तो यानी अगर इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी माना जाए तो यानी कि ये राजनीतिक बयान के तौर पर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा? नॉट श्योर मुश्किल है, क्योंकि हाँ। एक तरफ नेगेटिव भी ये हो सकता है कि केरला का लोग अगर चाहते भी हैं कि और डेवलपमेंट चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, बट ये नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा स्टेट का नीचा दिखा तो दें। यानी कि जो केरल की जो अस्मिता है कहीं ना कहीं उसका भी एक सवाल है, एक पहचान जो है उस स्टेट की, उसकी भी बात आ जाती है। आलोक शर्मा जी, ये बताइए फिलहाल कि कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि गुजरात में जो जीडीपी ग्रोथ है, खासकर राज्य की एक्सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी जो आर्थिक विकास के जो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जो विजिबल साइंस हो सकते हैं, उसमें गुजरात काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरात ने परफॉर्म किया है। क्या हर्ज है अगर गुजरात मॉडल की बात की जाती है? देखिए, मैं समझता हूँ गुजरात मॉडल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत किया, अगर वास्तविकता आप देखेंगे तो चाहे गुजरात सरकार के आंकड़े हों, चाहे केंद्र सरकार के 2011 के सेंसस के आंकड़े हों, वो तमाम जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों को ठुकराते हैं। और जहाँ तक बात अभी केरला से कंपेयर करने की बात है, आपके दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि गुजरात मॉडल को बाकी जगह क्यों नहीं उसको रेप्लिकेट किया जाए, तो गुजरात का पॉपुलेशन वर्सेस रिसोर्सेज का जो रेशियो है वो शुरू से अच्छा रहा है। वो किसी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं रहा है। मोदी जी का तो यह हाल हो गया है कि आज आप देखिए कि उनका भाषण फुल है और बाकी सब गुल है। जिस तरह से केरला में जाकर केरला का अपमान किया, इसी तरह से उन्होंने बिहार में जाकर बिहार का अपमान किया था। बिहार की जनता ने उनको उसका उत्तर दिया, केरला की जनता भी देगी। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हुआ
पोमोने, गो बैक मोदी। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत ही चिंता की बात होनी चाहिए कि आप जाकर केरल जैसे राज्य को सोमालिया से कंपेयर करते हैं। आप चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, गुजरात से आगे हैं, गुजरात 12वें नंबर पर है और केरला फर्स्ट नंबर पर है। चाहे आप लिटरेसी में देख लीजिए, सेक्स रेशियो में देख लीजिए, आप चाहे महिलाओं के बाकी चीज़ों में देख लीजिए, एसटी पॉपुलेशन जिसको पॉइंट आउट किया मोदी साहब ने, उसके भी अगर आंकड़े आप कंपेयर करेंगे तो कहीं पर भी गुजरात जो है वो केरला के सामने स्टैंड नहीं करता है। माल न्यूट्रिशन के मामले में गुजरात की सिचुएशन वर्स्ट है। तो गुजरात के मॉडल को अगर रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो क्या मोदी साहब का जो बयान था कि वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक जो भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मैं चैनल पर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आज मोदी साहब को समझना चाहिए कि गुजरात के अंदर कैरोसिन के जो यूज़र्स हैं वो लगभग 9,83,000 के करीब हैं। ये सब सरकारी आंकड़ों से बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद अगर खुले में शौच जाने की बात, क्योंकि शौचालय का इन्होंने बहुत कहा और स्वच्छ भारत अभियान की बात कही, गुजरात के अंदर 42.7% लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं, जबकि केरला में यह आंकड़ा मात्र 4.8% है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 13 लाख महिलाएं प्रेग्नेंट तो हुई रिकॉर्ड में, लेकिन बाद में उनकी डिलीवरी कहाँ हुई, कैसे हुई, नहीं हुआ। अर्थात भ्रूण हत्या का जो आंकड़ा है वो भी गुजरात का मैक्सिमम है। चलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़ जाएं और उनसे जो है हम जवाब लें आपकी बातों का। और आंकड़े जो बता रहे हैं आप जाहिर है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको भी अपने फेवर में बहुत कुछ कहना होगा, उनसे हम जल्दी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गणपति जी ये बताइए कि इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं कि जो बीजेपी की जो केरल यूनिट है, वहाँ जो लोकल स्थायी नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जितना लॉलेसनेस जो है, जितना कानून व्यवस्था के ख़राब हालात सोमालिया में हैं, या दूसरे जो आंकड़ों से जो है कहने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी ये बात बीजेपी नेताओं को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है। केरला में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। लेकिन अभी हाल में हुआ है एक, वहाँ पे बहुत ब्रूटल रेप, तो ऐसा केसेस एक एक अलग अलग इंसिडेंट के और दूसरी तौर पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ भी अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल वायलेंस का जिक्र है, जो राजनीतिक हिंसा की बात है, सोमालिया का जिक्र कर रहे होंगे तो ये भी शायद प्रधानमंत्री के दिमाग में रहा होगा कि जिस स्तर का जो पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे लेफ्ट पार्टियाँ हों या दूसरे दल हों। ये भी नेक्स्ट पॉइंट यही बोलने वाला था मैं। पॉलिटिकल वायलेंस भी वहाँ पे है काफ़ी हद तक। और दूसरा ये सिचुएशन है कि बीजेपी के लिए हालत इतना आसान नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ बहुत बड़े संख्या में है वहाँ पे, इसलिए उनका वोट जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। तो बीजेपी चाहता है कि डेवलपमेंट प्लान को वहाँ लेके आए और एक तरफ वो बता दे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है केरला में, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये बता दें कि जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप का छोड़ के बाकी जो मेजॉरिटी ग्रुप का कंसंट्रेट करके उनमें पोलराइजेशन हो जाए, इस हद तक पोलराइजेशन हो जाए कि बीजेपी को उससे बड़ा फायदा मिल जाए। लेकिन ये हो पाएगा कि नहीं, आज तक केरला में नहीं हुआ है। चलिए वापस लौटती हूँ कि ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल श्याम जाजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। श्याम जाजू जी स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ जो है बहस, पता नहीं आपने सुनी या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेकर बहस हो रही है कि जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बात को वो सब्सटेंशिएट नहीं करते। मैं यहाँ पर यूनिसेफ का ये आंकड़ा देख रही हूँ और इसमें जिक्र ये हो रहा है कि फिलहाल केरल का जो जिक्र है 1000 में 41.47 जो है रेशियो है केरल में, जबकि सोमालिया का 137 है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब सोमालिया से हम कंपेयर करने की, मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं तो आंकड़ों में तो जमीन आसमान का फर्क है। सवाल मोदी जी ने जिस ढंग से केरल और गुजरात की तुलना की है और केरल को सोमालिया से जोड़ा है, इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सोमालिया की जो अस्थिरता है, जो कानून व्यवस्था है, वहां का क्रिमिनल रेट है और ये सब बातें जो है, और आज तुलना करके गुजरात और केरल में तुलना करते हुए केरल आज अशांत प्रदेश है। केरल में बाहर का इंडस्ट्रियलिस्ट जाने की इच्छा नहीं रखता। वहां की जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है उससे कई गुना ज्यादा गुजरात की कानून व्यवस्था है। एक शांत प्रदेश गुजरात माना जाता है और जहां शांति रहती है, जहां साइलेंस है, वहां आदमी इन्वेस्ट करता है, वहां आदमी अर्न करने की इच्छा रखता है और वहां स्थिरता से रहने की इच्छा रखता है। जिस प्रदेश में स्थिरता नहीं है, पॉलिटिकल वायलेंस में सबसे हाईएस्ट वो केरल का रेट है। वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटी का पॉपुलेशन में जितना पार्टिसिपेंट है, वहां के कम्युनिस्टों का जिस प्रकार का रोल रहा है
और अपनी दादागिरी से हम अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए हमारे प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं। नहीं प्रदेश श्याम की जाजू, ये growth हो आपकी नहीं बात रही है। एक नजरिए से ठीक हो सकती है। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, बाकायदा ये बयान है, जो आधिकारिक बयान है जो उन्होंने दिया है, उन्होंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का खासकर जिक्र किया है और वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के बीच। उन्होंने कहा है कि वो केरला में दरअसल सोमालिया से भी बदतरीन है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ये सही नहीं है। तो ये मैं कह रही हूँ कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हुई ये बात। आपकी बात पॉलिटिकल वायलेंस की अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट एक ऐसी बात जिसको तथ्यात्मक आधार पर सही साबित ना किया जा सके, क्यों ऐसा बयान दिया जाए? कोई भी दो राज्यों की तुलना करते हुए जो बोला गया है, वहां का जीडीपी ग्रोथ है, वहां का अर्निंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का रेट है, ये सब बातों की तुलना होगी ना। एक ही विषय की चर्चा लेकर नहीं होती है। ये बात सही है कि देश में सबसे ज्यादा कानूनी इस प्रकार की व्यवस्था और अस्थिरता का माहौल केरला में है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। हाँ, सोमालिया तो इतना ज्यादा आगे है और हम तो उस पैमाने में कम है, ये कहना अपने आप में ये ठीक लॉजिक नहीं है, ठीक डिफेंस नहीं है। देश में सबसे ज्यादा इस प्रकार का वायलेंस, इस प्रकार की अस्थिरता, कानूनी इस प्रकार का माहौल, अशांति, ये सब केरला में है। केरला में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, समुंदर है, पोर्ट है, इसका जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए, टोटल आउटपुट मिलने के लिए, वहां का इनकम बढ़ने के लिए, वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए, वो नहीं हो रहा है। केरला नहीं, में आपकी बात सबसे अपनी ज्यादा जगह ठीक है, पलायन होता है। लेकिन केरल हैरानी की की बात यह दर है पे श्याम पूरे जाजू जी, हैरानी देश की में बात यह है कि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है उसमें दरअसल 59 और 65, यानी मेल में 59 और फीमेल में 65 जो है, ये प्रतिशत पर 1000 पे बताया जा रहा है, जो कि दरअसल केरल में 41.47 है, यानी गुजरात से तो कहीं बेहतर है। उसके बावजूद भी ये कहना कि गुजरात मॉडल बेहतर है केरल से, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो सकती हैं, वाजिब हो सकती हैं, बहुत सारी जो दलीलें आप दे रहे हैं, लेकिन क्या तथ्यात्मक स्तर पर हम समझौता कर सकते हैं? तथ्यात्मक स्तर पर समझौता करने की बात नहीं है, पर रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। गुजरात का ग्रोथ रेट, गुजरात की इकोनॉमी, गुजरात में इंडस्ट्रियलिस्ट का बाहर से जाकर इन्वेस्ट करने का रेट और वहां के रोजगार की स्थिति, सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ उपलब्ध है, जो स्वयं रोजगार है, वो है गुजरात में। गुजरात कमर्शियल स्टेट माना जाता है। कोई भी इन्वेस्टर कब आता है प्रदेश में? जब वहां शांति है। सबसे बड़ा बेसिक फंडा ये है कि केरल अशांत प्रदेश है। वहां का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर ये अलाउड नहीं करता कि वहां नया आदमी कोई डेयर करे, वहां अपना इन्वेस्ट करे। एग्रीकल्चर ग्रोथ के रेट में भी देखेंगे आप तो केरला में सबसे ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है पूरे देश में? तो केरला की नर्सेज बहुत अच्छी मानी जाती है, सेवा भाव उनमें बहुत अच्छा है, बेचारी अपने रोजगार के लिए पूरे देश में कहीं भी जाने को तैयार है, विदेश में भी जाती है। तो ये जो है, ये स्थिति कोई अच्छी है क्या? घर जब अच्छा चलता है तो कोई अपना प्रदेश छोड़ के जाने की इच्छा रखेगा? ठीक है, तो ये तो मजबूरन मैं पूछ लेती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ। ये बताइए आलोक जी कि ये सब बातें तो अपनी जगह जायज़ हैं, चलिए आईएमआर को छोड़ देते हैं, दूसरी जो बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो पीएम मोदी का ये कहना है कि 70% जो है पावर की रिक्वायरमेंट वो भी बाहर के राज्यों से पूरी हो रही है केरल की। इसके अलावा इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो पश्चिम एशिया के देश हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पलायन करते हैं, और फिलहाल जिस तरह के राजनीतिक हालात वहाँ पर हैं पश्चिम एशिया में, उसके मद्देनज़र लगातार जो वहाँ से पैसा आ रहा है वो भी घट रहा है और अस्थिरता लगातार बनी हुई है। कब तक जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर रहा जा सकता है? बेरोजगारी क्यों है इतनी? मैं समझता हूं कि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोई भी बयान देने से पहले अपने पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या गुजरात के जो पटेल समुदाय जिस तरह से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो किस तरह के विकास को इंगित कर रहा है, उनको एक बार ज़रा गुजरात के अंदर भी झांक लेना चाहिए। कितने फार्मर्स ने सुसाइड किया है, कॉटन के फार्मर्स ने कितने ने सुसाइड किया, मोदी साहब को ज़रा थोड़े से वो आंकड़े भी देख लेने चाहिए। जहाँ तक रेवेन्यू का आने की बात है, वर्ल्ड रिसेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन है। केरला का व्यक्ति अगर गल्फ कंट्रीज़ में जाकर काम करता है तो कम से कम वो पैसा अपने देश में तो भेजता है। गुजरात के हमारे जो पटेल भाई हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएसए में जाकर बसते हैं, इंग्लैंड में बसते हैं, शायद वो पैसा तो वापस भी नहीं आता। लेकिन वो हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, वो कहाँ जाकर क्या करता है। लेकिन मोदी साहब का ये कहना कि हम सोमालिया से इसकी तुलना कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने एक राज्य के लिए राज्य की तुलना जो है सोमालिया से कर रहे हैं, बहुत गलत है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज़ में सबसे पहले पिरामिड जो होता है पॉपुलेशन का और सोशल इंडिकेटर्स, सब में स्टेबिलिटी सबसे पहले केरला में आई है। केरला का अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो उसका कारण है कि केरला का
जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो मोदी साहब, आप जो फैक्ट्स देते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेशों तक आपको आपके फैक्ट जाते हैं। आज राज्यसभा टीवी को बैठकर इस पर डिबेट करनी पड़ती है। कम से कम अपने पीएमओ को कहिए आपको फैक्ट सही दे दें। आप बताइए मुझे, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो केरला की केवल 61 है, जबकि गुजरात की 112 है, डबल है। मतलब माता जब जन्म देती है किसी बच्चे को, उसकी मौत की दर 1000 में से 112 माताओं की डेथ 1.12%। गुजरात के अंदर केरला से डबल है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट नॉर्मल भी अगर देखेंगे तो केरला जो है पिछले 10 साल से 11-12 के ऊपर चल रहा है, जबकि गुजरात में ये 36, 37 और आलोक जी, 38 मैं है। एक और मेहमान को बहस में शामिल करना चाहती हूँ। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जाहिर है उनको हम एक न्यूट्रल वॉइस के तौर पर देख रहे हैं, जो अर्थशास्त्री भी हैं और हमारे सामने जो है आंकड़े भी पेश कर सकते हैं। कृष्ण कुमार जी, बताइए इस पूरी बहस में आपकी क्या राय है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी बहस को? केरल बनाम गुजरात, फिर से ये बहस ताज़ा हो गई है। बहस ये भी ताज़ा हो गई है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनाम क्वालिटी ऑफ लाइफ। मुझे पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को कहाँ से ये अखड़ा मिल गया कि सोमालिया से हम कंपेयर कर सकते हैं केरला को। और केरला का जो इंडिकेटर्स है वो पूरे कंट्री के जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स के तुलना में बहुत आगे है। और वो ऐसी एक इकोनॉमी है जो विदेश के बहुत बड़े इनकम वाला कंट्रीज़ का जो सोशल इंडिकेटर्स है, कंपेरेबल इंडिकेटर्स है केरला के। तो केरला का सोशल इंडिकेटर्स में किसी एक इंडिकेटर को हम गुजरात के इंडिकेटर से कभी कंपेयर भी नहीं कर सकते। और ये बात भी मानना चाहिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उसी टाइम पे आर्थिक विकास के तौर पे गुजरात का रेट्स ऑफ ग्रोथ बहुत बड़े थे, लेकिन उसी टाइम पे उसी 10 साल की आंकड़ा देखा जाए तो पता चल जाए क्या कि जो रूरल एरियाज का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंक्रीज हुआ था उसी टाइम पे। इसके कारण यही है कि जब आर्थिक विकास होते हैं, आर्थिक विकास के साथ ही साथ रोजगारी के विकास होने की जरूरत नहीं है, जनता को अपॉर्चुनिटीज मिलने की जरूरत नहीं है। आर्थिक विकास के साथ ही साथ रेट्स ऑफ ग्रोथ बढ़ सकते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, अस्पतालों की, स्कूलों के, सरकारी क्षेत्र में स्कूलों की और अस्पतालों की जरूरत तो है ही। और आप नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के सारे स्टेट्स के आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है, आप वेबसाइट में देख सकते हैं, जहां पे एक तरफ दे दिया है कि कितने डॉक्टर्स की जरूरत है, कितने नर्सेस की जरूरत है और कितने अवेलेबल है। आप एक बार गुजरात की नंबर्स देखिए, इतनी कमी है, इतनी कमियां हैं उधर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये भी देखना चाहिए कि गुजरात ऐसे क्षेत्र है जहां पे 10% आबादी के 10% से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और आबादी का 5% शेड्यूल्ड कास्ट है और 15% के ये जो हिस्सा है उन लोगों, वो SC और ST लोगों के बीच में जो मोर्टेलिटी रेट्स का स्टेटिस्टिक्स है वो जो रेट पिछले जो आलोक जी ने जो बताया उससे भी हायर लेवल का मोर्टेलिटी रेट्स की स्टैटिस्टिक्स है। और ये सबको ध्यान रखना चाहिए। और मोदी जी को जो आंकड़ा दे दिया है, जो ST का जो परसेंटेज है, ST का जो मोर्टेलिटी रेट के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसी ने अगर प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है वो गलत है। नहीं तो ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि केरला के जो आबादी में 1% इज ST and 10% is SC, and if you take that, even if a person is poor, it is of course a matter of consideration, but that statistic in itself is something which cannot be believed. So एक बात भी मानना चाहिए कि आर्थिक विकास होने के साथ ही साथ सामाजिक विकास साथ ही साथ होना है। ये बहुत बड़ी बहस है और जाहिर है ये इसके साथ ये बहस भी ताज़ा हो गई है। लेकिन कृष्ण कुमार जी, हाथों हाथ ये भी सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ कि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे श्याम जाजू, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि जो फुल पोटेंशियल है स्टेट का, कहीं ना कहीं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। लोग पश्चिम एशिया बड़ी तादाद में जाते हैं, करीब 30 लाख के आसपास लोग हैं पश्चिम एशिया में नौकरी करते हैं। इन सब बातों को क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन आप एक बात भी सुन लीजिए, भाजपा का जो रिप्रेजेंटेटिव उधर है वो केरला के बारे में उनकी जानकारी शायद सीमित है।
उनको ये भी मानना चाहिए कि जो स्टेट का जो जीडीपी है उसका 25% का रेमिटेंस, 25% के रूप में रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं। वो रेमिटेंसेस जब बाहर से आते हैं, स्टेट के भीतर वो जो वेजेस अवेलेबल है वो वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और वे वेजेस को लेने के लिए पूरे इंडिया से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से भी उधर काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो नौकरी और रोजगारी तो है, लेकिन रोजगारी बाहर के जो प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं रोजगारी करने के लिए। और जो आपने बीच में बोला कि लेबर बहुत डेफाइंड है, लेबर प्रोटेस्ट करते हैं। जब कैपिटल जिस तरीके से काम करते हैं और वो कैपिटल के खिलाफ अगर लेबर प्रोटेस्ट करते हैं, न्यूनतम वेजेस के लिए अगर मांग उठाते हैं, वो प्रोटेस्ट अच्छी तरीके के प्रोटेस्ट है। लेकिन विश्व के पूरे, आजकल विश्व में पूरी तरीके से ऐसे भी डिस्कशन हो रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में मिनिमम वेजेस लागू करना है। अगर मिनिमम वेजेस लागू नहीं करते, आर्थिक तरीके से बहुत एक्सप्लॉइट करते हुए लेबरर्स को रखते, वो वाला विकास से भी अच्छा है कि न्यूनतम वेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसको लेकर प्रदर्शन होता है या उसको लेकर प्रोटेस्ट होता है, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है। कई महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाए और इस बहस को शायद और ज़्यादा अच्छा बना दिया। लेकिन श्याम जाजू, ये बताइए, और भी महत्वपूर्ण सवाल उठ गए हैं। बहस के आखिरी कुछ मिनटों में हम इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि जो केरल की जो अस्मिता है, उस राज्य की जो अपनी एक पहचान है, कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर खुद बीजेपी के नेता भी इसको लेकर उनमें एक असुविधा हो रही है, उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं कि सोमालिया जैसी जगह से जो है इसका मुकाबला किया है, जहां पर जो सिर्फ अराजकता के लिए जाना जाता है, पायरेट्स के लिए, जो समुद्री डाकू हैं उनके लिए जाना जाता है, कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो अस्मिता है उसको भी ये नागवार गुजर रहा है। श्याम जाजू जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जो राज्य की जो अस्मिता है, जो पहचान है, कहीं ना कहीं उसको भी ये चोट पहुंच रही है। खुद बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं कि सोमालिया जैसी जगह से कंपेयर किया जा रहा है। सवाल अस्मिता का नहीं है, सवाल जिस ढंग से रखा गया, बोलने वाले के इंटेंशन से लेना चाहिए, उसका स्पिरिट ध्यान में लेना चाहिए। केरल बहुत पिछड़ा है, या केरल में ग्रोथ रेट कम है, केरल का जीडीपी कम है, केरल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, केरल का एग्रीकल्चर ग्रोथ कम है, ऐसा देखकर कोई प्राइम मिनिस्टर को आनंद थोड़ी है। केरल इसी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, हमारा एक प्रदेश इतना पीछे है, वो कहने का जो भाव है, मुझे लगता है कि उसी भाव से इसको रिसीव करना चाहिए। इसमें कोई केरल का अपमान करने का भाव नहीं है। केरल को ज्यादा से ज्यादा विकसित मेन स्ट्रीम में लाना, मेन ट्रैप में लाना, उस हेतु से उन्होंने रखा है। केरल का पलायन जो है, इससे उनको दुख है कि भाई घर आधुनिक प्रदेश छोड़ के क्यों जा रहा है, यहाँ स्वयं रोजगार की क्यों निर्मित नहीं हो रही, समुद्र का उपयोग क्यों नहीं हो रहा, पोर्ट का उपयोग क्यों नहीं कमर्शियली हो रहा है। गणपति जी, क्या हर्ज है अगर इसमें प्रधानमंत्री देश की अगर इस बात को उठाते हैं कि भाई एक राज्य में जो उसका फुल पोटेंशियल है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिन बातों को श्याम जाजू उठा रहे हैं, क्या हर्ज है अगर वो उठाते हैं इन बातों को? जैसे प्रधानमंत्री केरला के बारे में बोला है, कंपैरिजन किया है, तो वो बिहार के बारे में क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे, उनका खुद का पार्टी रूलिंग पार्टी है झारखंड में, उसके बारे में क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बताए थे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, तो मध्य प्रदेश में 110, कहाँ पूरे देश में केरला, हाँ सबसे, नेशनल एवरेज इज ऑल्सो मच हायर देन केरला। तो ये मतलब कंपैरिजन गलत हो गया, कई बार मिस एडवेंचर होता है, जैसे उत्तराखंड में हुआ है अभी, बीजेपी इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड, सिमिलर थिंग्स हैपन, जैसे बिहार में हुआ था, बिहारी बहारी, तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा करने का एक स्थिति हो रहा है। तो ये गलती हो गया है, ये मान के छोड़ देना चाहिए, इसके ऊपर जितना आर्ग्यू करेंगे उतना ही उनका अगेंस्ट में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर यहाँ कम से कम पैनलिस्ट की राय तो ये हो रही है कि तथ्यों के साथ जो है कोई समझौता या खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो आर्ग्यूमेंट हैं, जो दलीलें हैं, वो एक फेवर में या दूसरे में हो सकती हैं, लेकिन तथ्य जो हैं वो अपने आप में सेक्रेड माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल शायद चुनावी जो राजनीति है उसमें सब कुछ जायज़ लगता है इस वक्त। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।